हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी अभी आपने रिसेंट अपडेट भी देख ली होगी। आपका एडमिट कार्ड कहीं ना कहीं से तो लिंक रिलीज़ हो चुका है। अब ये हो सकता है थोड़ा सा वो या तो उतना क्रैश हो गया होगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जेकेएसएसबी जो है लिंक पहले ही अपलोड कर देता है। ठीक है, आपको लिंक दे देता है और उसके बाद वो ओपन कब होगा, वो 1-2 दिन के बाद ओपन होता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो अब जिसका अगर एडमिट कार्ड आप में से बहुत लोगों का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है और बहुतों का हो भी गया है, तो टेंशन मत लो, 1-2 दिन में सभी का एडमिट कार्ड ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बस यही है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपनी रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर दी है स्पेशलाइजेशन पे, और जल्दी हम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी करेंगे। ऑलरेडी हमने एडवांस में बहुत अच्छे से ये वाले एमसीक्यूज़ किए हैं। ये तो बस आपके लिए एक अब बून है। ठीक है, आपके लिए एक बूस्टअप वाली वो होता है ना, एक 5th गियर में, बस वही करना है हमने आज फिर से। इसमें से हमने यूनिट 1 पे 2 वीडियोज़ ऑलरेडी की हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी अराउंड 25 मिनट्स की। इसमें से हम अराउंड 100 एमसीक्यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो यूनिट फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें से जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं ना, मैरिज, किनशिप, फैमिली, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वाली जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, हमने थ्रू एमसीक्यूज़ इतने अच्छे से कवर किए होंगे। अगर जिसको कुछ कंसेप्ट्स में दिक्कत भी होगी तो आपको इस वीडियो के थ्रू वो कवर हो जाएंगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो question number first is a small group consisting of father, mother, children and sometimes near or distant relatives is known as, क्या बोलते हैं हम उसको? सोसाइटी नहीं, कम्युनिटी नो, एसोसिएशन नो, उसको क्या बोलते हैं हम? फैमिली। ठीक है, कोई समझाने वाली अभी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। फिर से हम एक बार आपको रिमाइंड करवा दें। यस, कल एक क्वेश्चन आया था कि सर लाइव आकर हमें आप ये चीज़ समझाया करें। तो आपको हम बता दें, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आप लाइव सेक्शन में जाओ। ठीक है, वहाँ पे आप देखो हमने ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे डिटेल में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। अब ये आपके लिए बस एक रैपिड रिवीजन है। अगर हम लाइव आएंगे तो अब आपको लगता है अगर हम लाइव आएंगे तो हम 20 मिनट्स में या 25 मिनट्स में हम 100 क्वेश्चन कर सकते हैं? फिर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हमें 40-50 मिनट लगते हैं 25 अराउंड क्वेश्चन करने में। तो इसलिए ये बस एक सुपर फास्ट वाली सीरीज़ रहेगी हमारी। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। जिसको समझ नहीं आ रहा है, प्लेलिस्ट में जाके आप दोबारा देख लेना वो वाला। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये बस आपको रैपिड रिवीजन के लिए है। जो अब आपने पढ़ा होगा, आपको बस इससे वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट छूटा है तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा, हाँ यहाँ ये हमने कहीं पढ़ा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द वर्ड फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम फैम्यूलस विच इज़ अ डैश डैश वर्ड, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और स्पेनिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट इज़ अ लैटिन वर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। फैमिली इज अ डैश डैश पार्ट ऑफ सोसाइटी, इज इट फेडरल, सेंट्रल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल? तो जैसे कि हम सबको पता है, फैमिली इज सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। फैमिली नहीं होगी तो एक सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मर्डॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व्ड बाय ए न्यूक्लियर फैमिली? इसमें से इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन है एक न्यूक्लियर फैमिली का? इट रेगुलेट्स सेक्सुअल रिलेशनशिप, यस दिस वन इज ट्रू। अकाउंट्स फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल, यस दिस वन इज ट्रू। अब बाकी तो हमें पूछा गया है ना, तो बाकी अगर हम ना भी देखें तो भी हम ऑल ऑफ द अबो लगा सकते हैं। पेपर में आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको 2 ऑप्शन पता है और नीचे वाला ऑल ऑफ द अबो है, तीसरा नहीं पता है, तो आपको पता है 2 तो है ना, तो ऑल ऑफ द अबो ही होगा। ठीक है, ये ट्रिक्स होते हैं कुछ, वो हम आपको आराम से क्वेश्चन वाइज समझाते रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस? इसमें से कौन सा फंक्शन है? रिप्रोडक्शन, यस हमने पढ़ा है, ये भी है। एक सेकेंड, चलिए, हमने बीच में थोड़ी वीडियो पॉज कर दी थी तो हमें याद नहीं हम किस वाले क्वेश्चन पे थे। आई थिंक इसी वाले क्वेश्चन पे थे, तो फिर से आप देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस? तो कौन सा फंक्शन एक फैमिली परफॉर्म करती है एज पर किंग्सले डेविस? ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, यस वी नो इट इज़ अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली। मेंटेनेंस, यस। सोशलाइजेशन, यस। प्लेसमेंट, यस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फंक्शन ऑफ द फैमिली वर गिवन बाय? किसने दिए थे ये? गिलिन एंड गिलिन, मैकाइवर, मेल्विन एंड ट्यूमिन या फिर जॉर्ज सिमेल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मैकाइवर। ठीक है, किसने बोला था ये? मैकाइवर ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फैमिली? क्या पूछा गया है? फिर से नॉट पूछा गया है, दैट इज जो प्राइमरी फंक्शन है ना कि सेकेंडरी। इसमें कौन सा? इकोनॉमिक फंक्शन, ठीक है, ये सेकेंडरी है। एजुकेशनल, ये भी सेकेंडरी है। रिलीजियस, ये भी सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक मॉडर्न फैमिली? किसने लिखी है? रॉबर्ट एफ विंच, हेनरी इलियट, मेरिल या एफ जी टेलर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट एफ विंच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। फैमिली इन विच पावर एंड अथॉरिटी इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नोन एज पैट्रियार्कल फैमिली? नो। इक्वालिटेरियन फैमिली? नो। मैट्रियार्कल फैमिली? नो। इट इज़ नोन एज इगैलिटेरियन फैमिली, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज इक्वल पावर शेयरिंग होती है। ठीक है,
हर एक का बराबर हक या फिर हर एक का बराबर तरीके से सुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिफाइंड अ फैमिली एज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन? इज इट एलियट एंड मेरिल, मेल्विन एंड ट्यूमेन, गिलिन एंड गिलिन या फिर जॉनसन? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा इट इज सेड बाय मेल्विन एंड ट्यूमेन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप जॉइंट फैमिली स्टार्टेड फ्रॉम? किस चीज़ से स्टार्ट हुआ? मॉडर्नाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, वेस्टर्नाइजेशन से या फिर संस्कृताइजेशन से? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीएंड्रस फैमिली का क्या मतलब होता है? विमेन हैव मल्टीपल हस्बैंड्स, विमेन हैव सिंगल हस्बैंड, हस्बैंड हैव सिंगल वाइफ या फिर हस्बैंड हैव मल्टीपल वाइफ्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पॉलीएंड्रस। आपको पता ही एंड्रस किसके लिए यूज़ होता है? जहाँ पे वाइफ बहुत सारे हस्बैंड्स के साथ शादी करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विमेन हैव मल्टीपल हस्बैंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर या आर, ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ फैमिली? यूनिवर्सलिटी, इमोशनल बेसिस, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड साइज या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो यस, दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ अ फैमिली। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ फैमिली डिराइव्स इट्स डिसेंट फ्रॉम मदर? तो जैसे कि हमने 10 बार पढ़ा है, 20 बार पढ़ा है, इट इज़ नोन एज मैट्रिलिनियल फैमिली। ठीक है, अगर फादर से डिसेंट हम ट्रेस करें उसको बोलेंगे पैट्रिलिनियल फैमिली। ठीक है, अगर हेड ऑफ द बॉस मदर है उसको हम क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, आप बताओ अगर मेजर डिसीजन जो भी होते हैं उन पे अगर मदर का रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल मदर का है, उसको हम क्या बोलेंगे? चलिए, और ये भी बताओ अगर तो रेजिडेंस मदर साइड से है, जैसे कि ममा के घर पे रह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, वो चीज़ भी बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ मैट्रियार्कल फैमिली? वीमेन इज हेड, देखो यहाँ पे वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का इसका करेक्ट आंसर रहेगा वीमेन इज हेड ऑफ फैमिली एंड शी एक्सरसाइजेज अथॉरिटी। ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंसैंग्विन फैमिली? अब कंसैंग्विन फैमिली क्या होता है आप सब कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, कंसैंग्विन फैमिली क्या होती है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा फादर सन, नहीं ये तो होता है, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर ये भी होता है। तो लास्ट इसका आंसर है हस्बैंड वाइफ। यस, ये नहीं है कंसैंग्विन फैमिली। और इसको हम क्या बोलेंगे? हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो। इससे थोड़ा आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, आपका भी थोड़ा माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें आप किया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ इंक्लूडेड इन न्यूक्लियर फैमिली? अब न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है? हस्बैंड, ठीक है, नॉट इंक्लूड पूछा गया है, सॉरी माय बैड, नॉट पूछा गया है। हस्बैंड ये तो होता है, वाइफ भी होते हैं, इमेच्योर चिल्ड्रन दैट इज़ जो 18 से नीचे होते हैं वो भी होते हैं, मैरिड चिल्ड्रन या फिर अबो 18, ठीक है, तो वो जनरली नहीं होते हैं। पूछा गया है कौन नहीं है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर? इंडियन फैमिली नहीं, यहाँ पे जनरली जॉइंट फैमिली पाई जाती हैं। पाकिस्तानी फैमिली भी जॉइंट फैमिली, जापानीज़ फैमिली भी जॉइंट फैमिली। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? अमेरिकन फैमिली इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। विच टाइप ऑफ फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली हम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली नहीं, मैट्रियार्कल फैमिली नहीं, करेक्ट। चलो नीचे, जॉइंट फैमिली, यस, जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली? अब इसमें से कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं जॉइंट फैमिली के? मैनी जनरेशंस, यस, जैसे कि ग्रैंड फादर होगा, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर फर्दर उनके बच्चे होंगे, हो सकता है आगे उनके भी बच्चे होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है जॉइंट फैमिली की। ठीक है, देन कॉमन रूफ, यस ये भी सही है, कॉमन किचन भी सही है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव, एक ही बात है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली? इट रिगार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, येस, डिनाइज प्राइवेसी नहीं होती है। ठीक है, ये भी सही है। सेंटर ऑफ क्वेल्स, बहुत सारे झगड़े होते हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज मैरिज इज़ अ टाइप ऑफ, अब हम मैरिज वाले टॉपिक पे जंप कर रहे हैं। मैरिज इज़ अ टाइप ऑफ, क्या है मैरिज? एक सोसाइटी नहीं है, इंस्टीट्यूशन, सॉरी एसोसिएशन नहीं है, तो मैरिज क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड मैरिज इज़ अ सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन? किसने बोला है? तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा गिलिन एंड किलिन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज? क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज की? यूनिवर्सलिटी, यस, हर कहीं शादी होती है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, यस। रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल, यस। मैरिज बॉन्ड इज लॉन्ग लास्टिंग, यस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ मैरिज? फंक्शन क्या है मैरिज के? क्यों करते हैं शादी? इट लीड्स टू रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ, यस। लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिल्कुल सही, कॉर्पोरेशन नहीं होगा यहाँ पे, COOPERATI होगा। ठीक है, कोऑपरेशन, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव।
चलो, अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर वन मैन कैन हैव मल्टीपल वाइफ साइमल्टेनियसली इज नोन एज पॉलीएंड्री। नहीं, पॉलीएंड्री होता है जहाँ पे एक विमेन मल्टीपल हस्बैंड्स के साथ शादी करती है। पॉलीजिनी, यस इट इज़ नोन एज पॉलीजिनी। चलिए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, वट इज़ सोरोरल पॉलीजिनी। तो क्या होता है सोरोरल पॉलीजिनी? वाइव्स आर सिस्टर्स, वाइव्स आर फ्रेंड्स, हस्बैंड्स आर ब्रदर्स या हस्बैंड्स आर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब जिसने शादी की है ना, उसने किसके साथ शादी की है, उसकी 2 वाइव्स हैं या फिर 3, जितनी वाइव्स हैं, मल्टीपल वाइव्स हैं, तो ये जो वाइव्स हैं ना, ये सारी आपस में सिस्टर हैं। उसने बहनों के साथ ही शादी कर ली, अपनी बहनों के साथ नहीं, बट जिसके साथ शादी की है ना, मतलब मान लो उसने किसी एक लड़की के साथ शादी कर ली, अब उसने दूसरी शादी इसी लड़की की बहन के साथ कर ली, उसको हम बोलते हैं सोरोरल पॉलीजिनी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वाइव्स आर सिस्टर्स। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पॉलीजिनी। क्या है कॉजेज? मोर वीमेन लेस मैन, येस दिस वन इज ट्रू। इकोनॉमिक एडवांटेज, ये भी सही है। वीमेन आर बैजेस ऑफ डिस्टिंक्शन, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। चाइल्डलेसनेस ऑफ फर्स्ट वाइफ, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलीएंड्री का क्या मतलब होता है? मैरिज ऑफ वन मैन विद सेवरल वीमेन, मैरिज ऑफ वन वीमेन विद सेवरल मैन, मैरिज ऑफ वन मैन विद वन वीमेन, या फिर मैरिज आउटसाइड ग्रुप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जैसे कि हमने पढ़ा, एक वीमेन के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, मल्टीपल हस्बैंड होते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मीन। अब फ्रेटर्नल बिल्कुल अपोजिट है सोरोरल का। सोरोरल हमने पढ़ा, एक हस्बैंड जिनके साथ शादी करेगा वो होती हैं सिस्टर्स आपस में, ठीक है। अब जो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री होती है, पॉलीएंड्री जैसे कि हम सब ने पढ़ा क्या होता है, एक वीमेन मल्टीपल हस्बैंड से शादी करती है। अब ये जो हस्बैंड्स है ना, अगर ये हस्बैंड्स आपस में ब्रदर्स है ना आपस में, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सेवरल वाइव्स हैव सेम हस्बैंड। नो, दिस वन इज नॉट ट्रू, दिस इज पॉलीजिनी, ठीक है, दिस इज सोरोरल पॉलीजिनी। नहीं, सोरोरल पॉलीजिनी नहीं कहेंगे इसको, वहाँ पे तो वाइव्स होती, सॉरी सिस्टर्स होती है ना, इसको हम बोलेंगे एक सिंपल पॉलीएंड्री, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पॉलीएंड्री। सेवरल ब्रदर्स हैव सेम वाइफ, यस दिस वन इज ट्रू, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ मैरिज इज कॉल्ड एज एडेल्फिक मैरिज। इसमें से एडेल्फिक मैरिज कौन सी होती है? पॉलीगैमी, मोनोगैमी, पॉलीजिनी या फिर पॉलीएंड्री। तो एडेल्फिक मैरिज किसे कहा जाता है? तो जैसे कि हमने पढ़ा है पॉलीएंड्री को, या फिर फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जनरली उसको हम बोलते हैं एडेल्फिक मैरिज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, मोनोगैमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिज 2 और मोर। नहीं, मोनो तो हमें पता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा वन वीमेन और वन मैन, ठीक है। एक जो मेल है उसकी एक ही वाइफ है, एक वाइफ का एक हस्बैंड और एक हस्बैंड की एक वाइफ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज सीरियल मोनोगेमी मीन। सीरियल मोनोगेमी का क्या मतलब होता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिक्वेंशियल मोनोगेमस रिलेशनशिप, या फिर नॉन सिक्वेंशियल मोनोगेमस रिलेशनशिप, स्ट्रिक्ट मोनोगेमस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद वन पर्सन थ्रू आउट द लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा सिक्वेंशियल मोनोगेमस रिलेशनशिप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, मैरिज ऑफ 2 और मोर मैन विद 2 और मोर वीमेन इज नोन एज। तो इट इज़ नोन एज, जैसे कि हमने पढ़ा है, इट इज़ नोन एज ग्रुप मैरिज। व्हाट इज एंडोगेमी। एंडोगेमी जैसे कि हमने पढ़ा है मैरिज विद इन कास्ट। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। चलिए, थोड़ा तो तेज तेज करते हैं हम। व्हाट इज एक्सोगेमी। मैरिज विद मल्टीपल पर्सन्स, नो। मैरिज आउटसाइड ग्रुप, मैरिज आउटसाइड कास्ट, तो करेक्ट रहेगा मैरिज आउटसाइड ग्रुप। देखिए, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइए, देखो ये चीज़ हमने पहले बताई है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रिपीट करते हैं हम, मैरिज विद इन ग्रुप। क्योंकि देखो, जनरली जो हम इंडिया का केस लेते हैं ना, तो इंडिया के केस में हम जनरली कास्ट को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कास्ट डोमिनेंट चीज़ है। बट अगर ओवरऑल देखें ना, हम बाकी कंट्रीज़ में तो कास्ट नहीं होती है ना, तो ये आप याद रखना, ऊपर ग्रुप आएगा, फिर ग्रुप के अंदर कास्ट भी आ सकता है, क्लास भी आ सकता है, या फिर बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जनरली हम क्या लेंगे इसका आंसर? मैरिज विद इन ग्रुप इज नोन एज एंडोगेमी। अब क्योंकि इंडिया में डोमिनेंट चीज़ जो है वो कास्ट है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे मैरिज विद इन कास्ट, बट जनरली क्या बोलेंगे हम? मैरिज विद इन ग्रुप। और अगर मैरिज आउटसाइड ग्रुप होगी तो उसको बोलेंगे हम एक्सोगेमी। जैसे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैरिज आउटसाइड ग्रुप। चलिए, व्हाट इज़ हाइपरगेमी। अब हाइपरगेमी क्या होती है? मैरिज विद इंडिविजुअल्स विद हायर सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक स्टेटस। क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो ऑप्शन ये दिया गया है, दैट इज़ अगर इंसान जिस लेवल पे है उससे हायर किसी भी चीज़ में जो इंडिविजुअल होगा, अगर उसके साथ शादी कर ली तो उसको हम बोलेंगे हाइपरगेमी, और इसका वाइस वर्सा हो गया हाइपोगेमी, ठीक है। चलो, इसी का वाइस वर्सा हो गया हाइपोगेमी। अब इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का? इसका करेक्ट आंसर रहेगा मैरिज विद इंडिविजुअल्स विद लोअर सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक स्टेटस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ अनुलोमा मैरिज। अब अनुलोमा मैरिज क्या होती है? हस्बैंड हैज़ हायर कास्ट, तो यस दिस वन इज़ ट्रू, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हस्बैंड हैज़ हायर कास्ट, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ प्रतिलोमा मैरिज। तो प्रतिलोमा मैरिज कौन सी मैरिज होती है? जहाँ पे जो विमेन होती है ना, उसकी होती है हायर कास्ट, ठीक है, हस्बैंड हैज़ लोअर कास्ट, ठीक है।
चलिए, हु कंसिडर मैरिज एज अ रिलीजियस सेक्रेमेंट, जहाँ पे इसको बहुत वैल्यू दी जाती है, रिलीजियस सेक्रेमेंट कंसिडर किया जाता है, तो जैसे कि हम सबको पता है जनरली हिंदूज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, शारदा एक्ट केम इनटू फोर्स इन, कब आया था शारदा एक्ट? क्वेश्चन नंबर 21, तो करेक्ट आंसर है 1929। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मिनिमम एज फॉर मैरिज एज पर शारदा एक्ट? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 18 ईयर्स फॉर बॉयज़ एंड 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स। कहाँ पे है ऑप्शन हमारा? तो ऑप्शन सी इसका रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स इन, हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, तो जैसे कि हमको पता है कब आया था, ऑप्शन डी देखने की ज़रूरत नहीं है, 1955, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच रिलीजन यूज द वर्ड निकाह फॉर मैरिज? वेरी इजी क्वेश्चन, 25 का ए, ठीक है, 24 का ए, मैरिज अमंग मुस्लिम इज कंसिडर्ड सोशल बॉन्ड एंड नॉट रिलीजियस सेक्रेमेंट, तो यस दिस इज ट्रू, ठीक है। हु सेड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज नॉट सेक्रेमेंट बट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, किसने बोला है ये वाली चीज़? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट इज़ सेड बाई SC सरकार, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, व्हाट डज द वर्ड इजाब मीन्स? अब इजाब का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का मतलब, इसका मतलब होता है प्रपोजल। अब आप हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं, जो इजाब होता है ना, जो प्रपोजल भेजता है, कौन भेजता है? हस्बैंड भेजता है, मतलब मेल साइड से जाता है या फिर फीमेल साइड से जाता है, या फिर किसी भी इधर साइड से जा सकता है? इसका आंसर आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थोड़ी बहुत आप भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा लिया कीजिए। हु इनिशिएट्स खुला डाइवोर्स? अब डाइवोर्स आपने पढ़ा होगा, खुला डाइवोर्स जो होता है वो इनिशिएट कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वाइफ, ठीक है। जो खुला डाइवोर्स की जो टाइप होती है ना, खुला, वो वाला कौन करता है? वो करती है वाइफ इनिशिएट, ठीक है। चलिए, द बॉन्ड ऑफ मैरिज, ब्लड और मैरिज विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर इज नोन एज, तो जैसे कि हमें पता है इसको हम बोलते हैं, कहाँ गया ऑप्शन डी? यस, इसे बोलते हैं हम किनशिप, ठीक है। चलिए, हु सेड किनशिप इज सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन किन दैट इज पर्सन्स बाई रिलेटेड बाई रियल, प्यूटेटिव और फिक्टिटिव कंसंग्विनिटी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा रॉबिन फॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज आवर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ किनशिप अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फॉक्स? वुमेन हैव द चिल्ड्रन, द मैन इम्प्रेग्नेट द वीमेन, मैन यूजुअली एक्सरसाइज कंट्रोल, प्राइमरी किन डू नॉट मीट विद ईच अदर, तो हमें जैसे पता है दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ किनशिप या प्रिंसिपल्स ऑफ किनशिप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रिलेशनशिप विच इज डेवलप्ड ड्यू टू मैरिज इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका करेक्ट आंसर रहेगा एफिनल रिलेशनशिप। चलिए, कंसेंग्विन क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ पैट्रीलिनियल डिसेंट? अब पैट्रीलिनियल डिसेंट क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है, डिसेंट इज ट्रेस थ्रू फादर्स और मेल लाइन, ठीक है। जैसे कि फादर साइड या फिर ग्रैंड फादर साइड से जब हम डिसेंट ट्रेस करें, उसको हम बोलते हैं पैट्रीलिनियल डिसेंट। पर्सन रिलेटेड बाय पैट्रीलिनियल डिसेंट आर नोन एज, अब जो पर्सन पैट्रीलिनियल डिसेंट से वो होते हैं ना, रिलेटेड होते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एग्निट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मैट्रीलिनियल डिसेंट? डिसेंट इज ट्रेस थ्रू मदर्स साइड, ठीक है। करेक्ट आंसर ही क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू फादर्स लाइन एज वेल एज मदर्स लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्वाइस डिसेंट कोई वर्ड नहीं है, एग्नेटिक डिसेंट नहीं, यूट्राइन डिसेंट नहीं, करेक्ट आंसर रहेगा बायलेटरल डिसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बायलेटरल डिसेंट इज ऑल्सो नोन एज, अब इसको क्या बोलते हैं हम? जो बायलेटरल डिसेंट होता है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं? डिसेंट ट्रेस करते हैं थ्रू मदर साइड एज वेल एज फादर साइड, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मैट्रीलिनियल एंड पैट्रीलिनियल आर एग्जांपल ऑफ, नेक्स्ट इज मैट्रीलिनियल एंड पैट्रीलिनियल आर एग्जांपल ऑफ, तो ये किसकी एग्जांपल है? यूनिलेटरल डिसेंट नहीं, बायलेटरल डिसेंट, यस दीज आर एग्जांपल ऑफ बायलेटरल डिसेंट। जब हम एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैट्रीलिनियल एंड पैट्रीलिनियल आर एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल डिसेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, अगर तो हम सिंगल डिसेंट ट्रेस करें ना, फिर इसका आंसर आएगा यूनिलेटरल डिसेंट, ठीक है। अगर हम सिंगल एक ही चीज़ से या तो मैट्रीलिनियर साइड से डिसेंट ट्रेस करें या फिर पैट्रीलिनियर साइड से डिसेंट ट्रेस करें, तो आएगा यूनिलेटरल डिसेंट, ठीक है। तो आई थिंक यही यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज यस, इट इज़ बिल्कुल सही। मैट्रीलिनियल एंड पैट्रीलिनियल आर एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे ये तो नहीं पूछा गया है ना कि जहाँ पे आप डिसेंट दोनों साइड से ट्रेस करो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे अलग अलग पूछा गया है। क्वेश्चन को आप समझो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आई होगी, और ये हमने लाइव सेशन में भी आपको समझाया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पूछा गया है, तो अलग अलग इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे यूनिलेटरल डिसेंट। चलिए, अ पर्सन रिलेटेड बाय डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंट इज नोन एज लीनियल किन, कोलेटरल किन, बायलेटरल किन या फिर डायरेक्ट किन, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जैसे कि हमें पता है जो डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंट से होता है, अब कौन कौन हो सकते हैं? ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, फिर आपके पापा हो सकते हैं, आप खुद, आपके सन डॉटर वो हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे लीनियल किन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियल किन? ब्रदर नो, हमें पता है, सिस्टर नो, अंकल नो, ये एग्जांपल नहीं है लीनियल किन के, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है हमने। जहाँ पे डिसेंट डायरेक्टली ट्रेस होता है, तो उसको इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ग्रैंडफादर। चलिए
Question number 13. Relationship between people who descended from a common ancestor but not in a direct line is known as indirect kinship, collateral kinship, ancestral kinship, non-linear kinship. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा collateral kinship. चलिए क्वेश्चन 14. अंकल्स, नीस, आंट्स, नेफ्यूज, ब्रदर्स, सिस्टर्स और एग्जाम्पल ऑफ. तो ये सारी किसकी एग्जाम्पल है हमारी? करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा कोलेटरल किनशिप. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको हमने बहुत अच्छे से एक चीज़ समझाई हुई थी. एक चीज़ होती है प्राइमरी और सेकेंडरी किनशिप, एक होती है कोलेटरल और लीनियर किनशिप. इसके लिए प्लीज़ एक बार हमारी जो किनशिप वाली वीडियो है ना, आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इनको हम देखो यहाँ पे आप देखोगे ब्रदर्स और सिस्टर्स ये भी हैं, ये तो प्राइमरी किन्स हैं, नेफ्यूज़ हैं, आंट्स हैं, ये तो सेकेंडरी किन्स में आएंगे. तो आप कोलेटरल कैसे बोल रहे हो? तो ये हमने बहुत अच्छे से समझाई हुई है. ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है. जिसको डिटेल में देखनी है एक बार हमारा किनशिप वाला टॉपिक जाके देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए. पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड ग्रैंड फादर और एग्जाम्पल ऑफ. तो जैसे कि हमने पढ़ा दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर किनशिप. चलिए, द क्लोजेस्ट एंड नियरेस्ट किन्स आर नोन एज, दीज आर नोन एज. ठीक है, थोड़ा फास्ट पास चलते हैं हम. प्राइमरी किन्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 17. प्राइमरी किन्स आर ऑफ कितने टाइप्स के होते हैं? तो जैसे कि हम सब ने पढ़ा है प्राइमरी किन्स आर जनरली ऑफ 8 टाइप्स. कौन कौन से होते हैं? कमेंट सेक्शन में ये वाली चीज़ आप सभी बता दीजिए. सेकेंडरी किन्स कितने टाइप के होते हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा है सेकेंडरी किन्स आर ऑफ 33 टाइप्स. चलिए, पर्दा सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच, पर्दा सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच किनशिप यूजेज और बिहेवियर? अवॉइडेंस, जोकिंग, टेक्नोनिमी, कोविड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा अवॉइडेंस. ठीक है, जोकिंग, टेक्नोनिमी, कोविड. अगर इनका आप मतलब बताएं हमें कमेंट सेक्शन में तो थोड़ी आपकी भी रिवीजन हो जाएगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 20. वट डज अवनक्यूलेट और अवनक्यूलिज्म मीन? अवनक्यूलिज्म का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 20. अ स्पेशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ पर्सन एंड हिज और हर मैटरनल अंकल. जैसे कि मामू के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है. करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वट डज एमिटेट मीन? तो यहाँ पे जो बुआ होती है ना, या फिर हम जिसको पुफी बोलते हैं, तो उसका एक चाइल्ड के साथ जनरली जो फीमेल होती है उसके ब्रदर की बेटी या फिर बेटा, इन एनी केस उनके साथ जो रिलेशन होता है या फिर अथॉरिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हर मदर या हिज मदर. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अथॉरिटी ऑफ वीमेन ओवर हर ब्रदर्स चाइल्ड. करेक्ट आंसर कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन बी. चलिए, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज? अब सोशल चेंज का कंसेप्ट किसने लाया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज अगस्त कॉम्टे. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. हु डिफाइंड सोशल चेंज एज अ सिग्निफिकेंट अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर ओवर टाइम इन बिहेवियर एंड कल्चर इंक्लूडिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज विल्बर्ट मूरे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज? सोशल चेंज इज कंटिन्यूस. यस. सोशल चेंज इज एनवायरमेंटल. यस. ह्यूमन चेंज. ठीक है, सोशल चेंज में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड, ये भी करेक्ट है. आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑल ऑफ दी अबव. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सोशल चेंज? एनवायरमेंटल फैक्टर्स. यस, दीज कैन बी कॉजेज ऑफ सोशल चेंज. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन. यस, ये भी है. मॉडर्नाइजेशन भी है, अर्बनाइजेशन भी है. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन एंड मैनुअल लेबर बेस्ड इकोनॉमीज इन इंडस्ट्रियल एंड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन इज नोन एज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? मास प्रोडक्शन. यस. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये भी है. अर्बनाइजेशन भी है. डिवीजन ऑफ लेबर भी है. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक्सेस टू रिसोर्सेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मार्केट डिमांड. तो करेक्ट आंसर फिर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव. चलिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फर्स्ट इन विच कंट्री? तो सबसे पहले किस कंट्री में स्टार्ट हुई थी? जैसे कि हम सब ने पढ़ा हुआ है इंग्लैंड. चलिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट, अर्बन डेवलपमेंट. ऑल ऑफ दी अबव. करेक्ट आंसर ऑप्शन ई. क्वेश्चन नंबर 10. विच अमंग द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. यस. लेबर एक्सप्लॉयटेशन. यस. सोशल डिस्पैरिटीज. यस. रिसोर्स डिप्लीशन. यस. करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव आर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 11. द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस. ठीक है, यहाँ पे बड़ी सी डेफिनेशन देखो, फिर बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 12. हु कॉइन्ड द टर्म ग्लोबलाइजेशन? अब ये वाली टर्म किसने दी थी ग्लोबलाइजेशन की? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज थियोडोर लेविट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13. विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, चलिए. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ. यस. इनकम इनइक्वालिटी.
एडवांटेजेस पूछा गया है ना, जॉब डिस्प्लेसमेंट तो ये बाकी तो है नहीं, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक ही एडवांटेज है, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, बाकी सारी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ द अबव फिर आएगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ओनली ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट हैंडल द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एशियन बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्टर एक्सपीरियंस द लीस्ट प्रॉफिट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर। विच अमंग द फॉलोइंग प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन, इंटरनल ट्रेड, नहीं इससे नहीं होता, एक्सटर्नल ट्रेड, येस दिस वन प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस टू अलाइन विद मॉडर्न आइडियल्स इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मॉडर्नाइजेशन। चलिए, हु इंट्रोड्यूस द टर्म मॉडर्नाइजेशन इन हिज बुक, बुक का नाम भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपको बुक का नाम पूछा जाए कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 का इसका करेक्ट आंसर रहेगा डैनियल लर्नर। आई होप आप सब करेक्ट कर रहे हो सारे क्वेश्चंस। विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, येस, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन एंड लिटरेसी। करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21, डिसएडवांटेजेस क्या है मॉडर्नाइजेशन की, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लिविंग, नहीं ये कहाँ से डिसएडवांटेज होगी, ठीक है, ये तो नहीं आएगा आंसर। सोशल प्रोग्रेस, ये भी नहीं आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, MIC होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है। मार्जिनलाइजेशन, येस दिस इज अ डिसएडवांटेज, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। चलिए, एज पर डैश डैश जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू, ठीक है, ये शायद नेक्स्ट टॉपिक आया, तो ये है हमारा यहाँ से यूनिट 2, ये अब कल से स्टार्ट करेंगे इस पे मॉक, ठीक है। अभी हमारा हो गया फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट, ठीक है। एक रैपिड रिवीजन आपको पता है, एक हमने बूस्टअप स्पीड से हमने ये वाली रिवीजन की है। तो आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सबको सेशन पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ कैसी लग रही है। बाकी रेडी रहो सभी को, ऑल द बेस्ट है सभी को 23rd के लिए, ठीक है। तब तक आप हमें बताएं और कौन कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए होगी, हम मॉक चाहे या फिर कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वीडियो चाहे, आप सब चीज़ बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो चैनल वगैरह को, और ऑल द बेस्ट। चलो पढ़ते रहो, रिवाइज़ करो अच्छे से। चलो आप हमें बता दीजिएगा कौन से अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर भी अपलोड कर देंगे। चलो बाय एवरीवन।